is question number 43, page number 4.112. ना ये बैलेंस शीट फाइन प्रोडक्ट्स लिमिटेड की है. इससे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताती हूँ. ना इसमें लायबिलिटीज और एसेट्स जो अमाउंट है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का उसको आपको कंपेयर करना है. सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करो. क्वेश्चन रीड किए बिना सॉल्यूशन नहीं स्टार्ट करना. कभी भी याद रखो कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से स्टार्ट नहीं होता है. वो हमेशा स्टार्ट होता है फाइनेंसिंग से, क्योंकि बैलेंस शीट का सबसे पहला आइटम शेयर कैपिटल है और बैलेंस शीट के सीक्वेंस से ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो. शेयर कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है. किसी भी लायबिलिटी में इंक्रीज होने का मतलब है इनफ्लो, चाहे वो शेयर होल्डर फंड्स हो, चाहे नॉन करंट लायबिलिटी हो या फिर करंट लायबिलिटी. एनी इंक्रीज इन द अमाउंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर, दैट इज कंसिडर्ड एज इनफ्लो. ओके, नाउ फर्स्ट आइटम है इक्विटी शेयर कैपिटल. 3 लाख से 3,50,000 हो गया, दैट मीन्स 50,000 का इनफ्लो है. ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 है विच हैज जनरल रिजर्व एंड सरप्लस. जनरल रिजर्व में इंक्रीज है 10,000 का और सरप्लस में 9,000 का इंक्रीज है. दोनों भी इनफ्लो कंसिडर होगा. ठीक है, तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस. नाउ कमिंग टू करंट लायबिलिटीज. इस क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं है. करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, ये दोनों वर्किंग कैपिटल का पार्ट है. ट्रेड पेबल्स में भी इंक्रीज हो रहा है 35,000 से 53,000. अगेन इंक्रीज इन लायबिलिटी, इनफ्लो. अदर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज है 8,000 से 6,000. दैट मीन्स डिक्रीज इन लायबिलिटीज, इट मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपको नोट है प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स में कंपैरिजन नहीं होता है अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो. ठीक है, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के अमाउंट में हम अकॉर्डिंगली प्रोविजन लेते हैं और टैक्स पेड लेते हैं. दोनों अमाउंट सेपरेट, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का. नाउ कमिंग टू द एसेट्स. अब एसेट्स में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में अगर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इंक्रीज होने का मतलब कंपनी एसेट्स बना रही है. करंट ईयर में उसने एसेट्स बनाए हैं, दैट मीन्स आउटफ्लो है. इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगर नॉन करंट एसेट्स में इंक्रीज है, दैट मीन्स इट्स अ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपनी, राइट, तो वो आपका आउटफ्लो होगा. अगर डिक्रीज है किसी भी एसेट में, चाहे नॉन करंट हो चाहे करंट एसेट हो, वो आउटफ्लो होता है इंक्रीज, आउटफ्लो ऑफ कैश. एंड अगर डिक्रीज है तो इनफ्लो, बिकॉज वो सेल होकर के डिक्रीज हुआ है, तो सेल होने से डेफिनेटली कैश आएगा बिजनेस में. सो दिस इज हाउ यू विल एनालाइज द बैलेंस शीट फर्स्ट एंड देन यू विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन को 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है. सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करना है. पूरा ड्राफ्टिंग रेडी करके सेकेंड स्टेप जो है पोस्टिंग. जैसा मैं हमेशा बताती हूँ अकाउंट्स कभी भी 3 स्टेप्स में सॉल्व करना चाहिए. ड्राफ्टिंग, पोस्टिंग एंड लास्ट स्टेप है हमारा बैलेंसिंग. यू कैन आंसर. ओके, तो ड्राफ्टिंग वाला पार्ट हमें कंप्लीट करने के बाद पोस्टिंग स्टार्ट करनी है. और ड्राफ्टिंग करने से पहले मेक श्योर कि आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया है. ठीक है, इट हैज ओनली वन एडजस्टमेंट, दैट इज प्रपोज्ड डिविडेंड. प्रपोज्ड डिविडेंड में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का अमाउंट दिया होता है. दैट मीन्स प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट होगा दैट इज पेड इन द करंट ईयर एंड करंट ईयर का जो अमाउंट होगा वो अगले साल पे होगा. तो करंट ईयर के अमाउंट को हमें कंसिडर नहीं करना बिकॉज इट डज नॉट रिजल्ट इन एनी आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ कैश. फाइन. नाउ अब हम करेंगे ड्राफ्टिंग. नाउ देखो ये पूरा जो ड्राफ्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग. ये 3 पार्ट्स है कैश फ्लो स्टेटमेंट के. किसी भी बिजनेस में कैश या तो कंज्यूम होता है या कैश जनरेट होता है इन 3 एक्टिविटीज के थ्रू. ठीक है, और इसमें ये तीनों सेपरेट दिखाया जाता है. अब स्टार्ट कैसे करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि स्टार्ट हमें कैसे करना है. अब मोस्टली लोग क्या करते हैं ऑपरेटिंग से स्टार्ट करते हैं, जबकि हमें स्टार्ट करना है बैलेंस शीट के सीक्वेंस से. बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे जाता है, फाइनेंसिंग में, बिकॉज फाइनेंसिंग का पार्ट है ये. ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में आपका 3 लाख से 3,50,000 हुआ है. दैट मीन्स इट इज एन इनफ्लो ऑफ कैश. हाउ मच, 50,000. सो वी विल राइट प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल. सिर्फ जो
डिफरेंस है, जितना कैश में इंक्रीज हुआ है उतना ही लिखना है। 3 लाख से 3,50,000 में 50,000 का इंक्रीज हुआ है, सो वी विल राइट 50,000. This is the amount that is generated from financing activity through share capital. Next is reserves and surplus. अब ये reserve surplus amount जो है वो profits में से बनते हैं, right? So इसे हम separately working note में दिखाते हैं. आप working note में भी दिखा सकते हो और यहाँ पर भी दिखा सकते हो, but we write it separately. तो यहाँ पे reserves and surplus में note number 1 है, that says reserves and surplus has general reserve and surplus. Now सरप्लस जो अमाउंट है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, उसमें हमें 18,000 से 27,000 हुआ है, यानी 9,000 का इंक्रीज है. सो सरप्लस अमाउंट हम लिखेंगे 9,000 बिकॉज वो इनफ्लो शो करता है. जो इंक्रीज है दैट शोज इनफ्लो ऑफ कैश. उसके बाद है जनरल रिजर्व. ना जनरल रिजर्व में लास्ट ईयर 20,000 था, इस साल 30,000 हो गया, दैट मीन्स 10,000 का इंक्रीज किया है हमने. और वो इंक्रीज कैसे पॉसिबल है? If there is inflow of cash into the business, यानी प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं इसलिए जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ है. सो हम ऐड करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. हाउ मच? 10,000. सो रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी कि शेयर होल्डर फंड्स का जो बी पार्ट था वो सॉल्व हो गया है. उसके बाद आते हैं करंट लायबिलिटीज में. अब करंट लायबिलिटीज में मोस्ट ऑफ द करंट लायबिलिटीज फॉर्म वर्किंग कैपिटल. अब इसमें ट्रेड पेबल्स है वो वर्किंग कैपिटल में जाता है, अदर करंट लायबिलिटीज भी वर्किंग कैपिटल में जाती है. अब इसमें ट्रेड पेबल्स में 35,000 से 53,000 हुआ है, दैट मींस इट्स एन इंक्रीज. एंड अगेन एन इंक्रीज इन लायबिलिटीज शोज इनफ्लो. सो हाउ मच? 35 से 53,000 इंक्रीज हुआ है. सो हाउ मच इंक्रीज? इट इज एन इनफ्लो. तो इनफ्लो सारे ऐड होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में. हाउ मच इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स? 35 से 53,000. How much increase, girls? 18,000. So again we will write 18,000 inflow. Then other current liabilities में 2,000 का decrease हुआ है. So decrease shows outflow of cash. So we will write and remember वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस हम दिखाते हैं उसमें इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड लिखना जरूरी है. इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स एंड डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटीज. हाउ मच? 2,000 आउटफ्लो. सो ऑल द आउटफ्लोज आर शोन इन ब्रैकेट्स. Now coming to short term provisions. Now short term provisions में note number 2 है which is for provision for tax. Now provision for tax does not have any adjustment. That means the amount provided for tax in the previous year is paid in the current year. That means it is an outflow of the current year. तो previous year वाला जो provision for tax है वो हमारा actual cash outflow है, payment है tax की, जो हम यहाँ पे operating में less करके लिखते हैं. Make sure to leave enough space. Tax paid. और ये हमेशा क्या होना चाहिए? प्रीवियस ईयर वाला अमाउंट. अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो एडजस्टमेंट है तो उसका डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है. टैक्स पेड इज हाउ मच? 28,000. सिंस इट इज एन आउटफ्लो इट विल बी रिटन इनसाइड द ब्रैकेट्स. प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है यहाँ पे टैक्स पेड और करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है 32,000. दिस इज द करंट ईयर प्रोविजन मेड इन करंट ईयर फॉर पेमेंट टू बी मेड इन द नेक्स्ट ईयर. तो ये सिर्फ एक अमाउंट सेट असाइड किया है. इट डज नॉट अफेक्ट द कैश इनफ्लो और आउटफ्लो. सो वी विल ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स ईयर. करंट ईयर का अमाउंट 32,000. प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया. अब ये लायबिलिटी साइड ओवर हो गया. नाउ कमिंग टू द एसेट साइड. एसेट्स में जो नॉन करंट एसेट्स है दे आर मोस्टली फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. नॉन करंट एसेट्स में यू हैव प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसके लिए अगेन हमें नोट नंबर 3 है. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपके 2 प्रॉपर्टीज हैं, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी. अगेन दोनों को इंडिविजुअली देखना है, कंपेयर करना है इनफ्लो या आउटफ्लो. लैंड एंड बिल्डिंग में 1,10,000 से 57,000 हो गया करंट ईयर में. दैट मीन्स इट्स अ डिक्रीज.
अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि हमें प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में जो इंक्रीज डिक्रीज मोस्टली डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें कभी कभी हम डेप्रीसिएशन भी ले लेते हैं या फिर उसे सेल भी कंसिडर कर लिया जाता है। तो दोनों में से आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो यहाँ पर एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला है कि डेप्रीसिएशन चार्ज करना है या सेल हुआ है, सो वी अज्यूम इट एज सेल। ओके, डेप्रीसिएशन भी ले सकते हो, बट सिंस इट्स अ वेरी बिग अमाउंट और डिक्रीज ऑफ अ वेरी बिग अमाउंट, वी विल कंसिडर इट एज सेल। 1,10,000 में 57,000, तो हाउ मच इज द इनफ्लो? इट्स एन इनफ्लो, राइट? डिक्रीज इन द लैंड एंड बिल्डिंग है, सो डिक्रीज हो रहा है, सो वी विल राइट सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। $53,000, ये सेल अज्यूम किया, डेप्रिसिएशन भी अज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी लास्ट ईयर 90,000 था, करंट ईयर में 1,91,000 है। दैट मीन्स इट्स एन आउटफ्लो, परचेज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, एसेट बन रहा है तो कैश जा रहा है, सो इट्स ए परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड अमाउंट इज परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,01,000 और परचेज इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल एसेट्स। अगेन वी विल कम बैक टू बैलेंस शीट। इंटेंजिबल एसेट्स में इट्स अ गुडविल। नाउ गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स, इन चारों आइटम्स में अगर डिक्रीज होता है देन इट्स अ रिटर्न ऑफ अमाउंट। दैट मीन्स लास्ट ईयर 50,000 था, करंट ईयर में 40,000 हो गया, 10,000 राइट ऑफ हो गया है। So write off हो रहा है, that means it's a non-cash item. So goodwill written off. It will be added back. The amount is 10,000. Intangible assets के बाद है non-current investment. Again ये हमारा investing का part है। 10,000 से 35,000, 25,000 का increase है. That means outflow of cash 25,000. Purchase of non-current investment. How much? 25,000. So non-current assets हो गया. Next is current assets. इसमें है inventories. Inventories previous year 57,000, current year 39,000. यानी डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब है इनफ्लो ऑफ कैश, सो वी विल राइट इट इन वर्किंग कैपिटल। डिक्रीज इन इन्वेंट्री अमाउंट इज 18,000। गुड। इनफ्लो ऑफ कैश है ना, इसलिए बिना ब्रैकेट के लिख रहे हैं। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्रीज हो रहा है 75,000 से 1,08,000। दैट मीन्स मोर कैश इज ब्लॉक्ड हियर, आउटफ्लो ऑफ कैश। So 75,000 से 1,08,000, that means outflow of 33,000. Increase in trade receivables. 33,000. नेक्स्ट आइटम है कैश एंड बैंक बैलेंसेस। कैश एंड बैंक बैलेंसेस का ओपनिंग और क्लोजिंग सेपरेट होता है। क्लोजिंग बैलेंस बेसिकली हमारा आंसर है और ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ पे ऐड करना है नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन, नेट डिक्रीज और इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये कैसे आएगा वो मैं बाद में बताती हूँ। कैश एंड बैंक बैलेंस का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमें यहाँ लिखना है, ऐड ओपनिंग कैश एंड बैंक। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 17,000। तो ये हमारा लास्ट था। पोस्टिंग पार्ट इज ओवर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में पोस्टिंग कैसे करनी है। एग्जैक्टली जो बैलेंस शीट का सीक्वेंस है उसे फॉलो करना है। अब क्योंकि हमने बैलेंस शीट पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब बचता है एडजस्टमेंट। यहाँ पे एडजस्टमेंट में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, दैट इज प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी फॉर द ईयर्स एंडेड। अब यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड 2 ईयर्स का दिया, प्रीवियस और करंट ईयर का। डेफिनेटली जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वो इस साल पे होगा,
और इस साल का जो प्रपोज डिविडेंड है वो अगले साल पे होगा। दैट मीन्स इस साल के प्रपोज डिविडेंड का कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो उसे हम नहीं कंसिडर करेंगे। प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है इट इज पेड इन द करंट ईयर बट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, यानी इससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अफेक्ट हुआ है, इसीलिए हम इसे ऐड कर लेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आउटफ्लो शो करेंगे। प्रपोज डिविडेंड बिकॉज इट्स एन आउटफ्लो, प्रपोज डिविडेंड अमाउंट कितना है 39,000, आउटफ्लो ऑफ कैश। सो पोस्टिंग पार्ट इज ऑल्सो डन, सारी एंट्रीज और एडजस्टमेंट्स पोस्ट हो गई है। अब हम करेंगे बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग हमेशा स्टार्ट करो वर्किंग नोट से, बिकॉज ये हमारा ऑपरेटिंग का सबसे पहला आइटम है, ठीक है। बैलेंसिंग इन तीनों को हमें ऐड करना है, 4 आइटम्स है यहाँ पे। सो इसका टोटल है 90,000। ये सारे अमाउंट्स ऐड करना है 90,000। ये 90,000 हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, मैंने पहले ही लिख लिया है बिकॉज डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। सो 90,000 हमने यहाँ पे लिखा। 90,000 में 10,000 ऐड करना है 1 लाख। 1 लाख से जो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है वो सारे एडजस्ट करके 1,01,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। इसमें से हमने टैक्स पेड का जो अमाउंट वो लेस किया एंड देन वी गॉट द फाइनल अमाउंट 73,000। दिस इज द एक्चुअल अमाउंट जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बिजनेस के मेन कोर एक्टिविटीज से 73,000 स्टार्ट द बैलेंसिंग ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश यूज हुआ है 73,000, आउटफ्लो है, तो 73,000 एडजस्ट करना है आपको अमाउंट। देन फाइनली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से 11,000 जनरेट हुआ है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू एट द एंड, ये तीनों अमाउंट को आपको एडजस्ट करना है और जो भी अमाउंट आएगा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये जो अमाउंट होता है इन तीनों को एडजस्ट करके आता है। 11,000 में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड करोगे, you will get the answer जो cash and cash equivalents का closing amount है। That is the answer, that means it is correct. So that's it.